गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड की फीचर्स। फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अच्छा माना जाता है, ये हम लोग पढ़ते हैं। So, by the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. So, इसमें ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग 1900 के बाद हम लोग एक्चुअली नेशनल मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। एंड हम लोग इमेजिन करते रहते थे 1900 में कि हमारा इंडिया जब आज़ाद होगा तो कैसा होगा, और उसी टाइम से थोड़ा प्लानिंग भी स्टार्ट हो गई थी। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। ब्रिटिश में ऐसा होता था कि ब्रिटिश के बनाए हुए रूल को हमें ओबे करना पड़ता था, और उसमें हमारा जो रूल बनाने में हमारा जितना भी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं दी गई थी। रूल्स वही लोग ज़्यादातर बनाते थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन दैट फ्री इंडिया should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. ये तो बात सही थी कि जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो हम लोग को इतनी आज़ादी नहीं थी। तो जब इंडिया आज़ाद होने वाला था, ब्रिटिश के रूल से छूटने वाला था, तब बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि जब इंडिया आज़ाद होगा तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग को इक्वल मानना चाहिए और सभी लोग को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन सभी का होना चाहिए, गवर्नमेंट बनाने में सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। What remained to be done then was to work out the ways in and the rules that would determine its functioning. अब इंडिया कैसे चलाना है तो उसके लिए रूल बनाने में लोग लग गए। This was done not by one person but by a group of around 300 people who became member of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सिर्फ एक जन ने नहीं बनाया, उसको बनाने के लिए 300 लोग लगे थे, है ना। 300 लोग अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन के थे, मतलब कोई किसी रिलीजन का था, कोई दूसरे रिलीजन का था, कोई अलग लैंग्वेज बोलता था, कोई दूसरा लैंग्वेज बोलता था। तो इससे क्या हुआ, सभी लोग का एक अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ, है ना। ये 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिनको जिम्मा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, एंड वो 3 साल तक मिलते रहे। अब दिक्कतें क्या आई वो भी एक बार देख लेते हैं। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religion, and had distinct culture. So, पहला इन लोग के लिए टास्क टफ क्यों था, हार्ड क्यों था, क्योंकि जिस कंट्री के लिए ये लोग रूल्स बनाने वाले थे उस कंट्री में एक टाइप के लोग नहीं रहते थे। कोई अलग लैंग्वेज बोलता था, कोई अलग लैंग्वेज बोलता था, कोई दूसरे रिलीजन का था, कोई दूसरे रिलीजन का था, है ना। और सभी लोग के कल्चर अलग थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो बहुत टफ था, है ना। सो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. Second problem जो हो रही थी कि जब 1946 के बाद Constituent Assembly को जिम्मा दिया गया था Constitution बनाने का और वो लोग बैठे थे, तो 1947 में तो इंडिया पाकिस्तान अलग होने की बात हो गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था। मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज़ अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो और आपके बाहर, क्लास के जस्ट बाहर झगड़ा चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका अटेंशन क्लास के टॉपिक पे होगा, आप लोग बाहर की तरफ ज़्यादा देखोगे। तो यही चीज़ हुआ,
है ना। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं और बाहर इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है, तो इन लोग का भी तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट करना कितना मुश्किल हुआ होगा, ज़रा सोचो, है ना। All of this issue played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. They rose on the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. इन लोगों ने एक ऐसा सेट ऑफ रूल बनाया, एक ऐसा बुक बनाया जो कि मतलब जितने भी डाइवर्स पॉपुलेशन थी उनको रिस्पेक्ट कर रहे थे और सभी में एक नेशन के लिए यूनिटी पैदा की, है ना। The final document also reflects their concern for eradicating poverty through social economic reform, as well emphasizing the crucial role of the people can play in choosing their representative. जो डॉक्यूमेंट था उसमें कैसे हम लोग पॉवर्टी को हटा सके, इरेडिकेट मतलब हटाना, कैसे हटा सके, क्या क्या सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो सकते हैं, इसका मेंशन भी था। और साथ साथ में कैसे हम लोग अपने गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें उसका उपाय भी था। वो हम सब जानते हैं, इलेक्शन से हम लोग चूज़ करते हैं, है ना। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए इतना फेमस है, एक बार वो भी देख लेते हैं। While reading this, keep in mind the above-mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the author of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they try to balance these concerns with the commitment to transforming independent India into a strong democratic society. So हम लोग जो features पढ़ेंगे, characteristic पढ़ेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। पहला है federalism. This refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, we have government at the state level and at the center. Panchayati Raj is the third tier of government, and you have read about this in your class 6 book. We looked at the functioning of the state government in your class 7th book, and this year we'll read more about the central government. हम लोगों ने पंचायती सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इंडिया में फेडरलिज्म है ना। इंडिया में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है ना। हम लोग सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से कभी अच्छे से गवर्न नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा फ्रेज है, लेसर द एरिया ऑफ गवर्नेंस बेटर विल बी द गवर्नमेंट, है ना। जितना एरिया कम होगा गवर्न करने के लिए उतना बेटर गवर्नमेंट होगी। सो ये एग्जांपल मैं स्कूल से आपको बता देता हूँ। स्कूल में क्या होता है, सपोज ये एक स्कूल है ना। स्कूल में अगर मैं बोलूँ सिर्फ एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को पूरे स्कूल को संभालना है, क्या वो संभाल पाएगा? नहीं। तो प्रिंसिपल ने पावर किसको दी है? कोऑर्डिनेटर्स को, है ना। कोऑर्डिनेटर क्या करता है? वो क्लास टीचर अपॉइंट कर देता है ना। क्लास टीचर कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करते हैं और कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे करके स्कूल अच्छे से चलता है। अगर सपोज एक प्रिंसिपल होता तो मुझे नहीं लगता शायद प्रिंसिपल पूरे स्कूल को कंट्रोल कर पाता, है ना। तो उसने क्या किया, प्रिंसिपल ने हर एक लेवल पे उसने कोऑर्डिनेटर बिठा दिया। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर प्राइमरी लेवल तो उसका एक कोऑर्डिनेटर, सेकेंडरी लेवल उसका एक कोऑर्डिनेटर, हायर सेकेंडरी उसका एक कोऑर्डिनेटर। सो यहाँ पे C1, C2, C3 हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, लेवल कोऑर्डिनेटर्स। इन लोगों ने क्या किया, प्राइमरी लेवल कोऑर्डिनेटर ने अलग अलग क्लास टीचर उसके अंडर में आते हैं, है ना। सो पावर ऐसे डिवाइडेड है, ठीक। एक कोऑर्डिनेटर सभी क्लास को तो नहीं संभाल सकता अपने लेवल के, तो वो क्या करता है, अलग अलग क्लास टीचर को क्लास दे देता है और उनसे रिपोर्ट लेते रहता है। तो ये एक बार देखें, जैसे सपोज ये प्राइमरी लेवल देखते हैं, इसमें जो क्लास टीचर 1 है ये आके C1 को रिपोर्ट करेगा, क्लास टीचर 2 ये आके C1 को रिपोर्ट करेगा और क्लास टीचर 3 ये आके
कोऑर्डिनेटर लेवल कोऑर्डिनेटर को, जो प्राइमरी सेक्शन का है उसको रिपोर्ट करेगा, एंड देन ये लेवल कोऑर्डिनेटर जो प्राइमरी सेक्शन का है वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेगा। ऐसे करके सिस्टम कितना अच्छा चल रहा है। अब सपोज प्रिंसिपल ही हर एक क्लास में घूमते रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है ना। सो इंडिया भी ऐसी है। इंडिया में एक गवर्नमेंट होता है सेंट्रल लेवल पे जो नेशनल इश्यूज हैं और जितने भी यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट आते हैं उनको देखता है। दूसरा है स्टेट लेवल पे, ये जितने भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं उनको देखता है। एंड थर्ड टायर आपको पता होगा पंचायती राज, ये क्लास 6 में भी हम लोग पढ़े हैं, है ना। सो इंडिया पावर वाइज कैसे है, सबसे पहले लाइक हम लोग सेंट्रल, स्टेट एंड थर्ड टायर दैट इज पंचायती राज, ये रूरल एरिया के लिए होता है। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone. सभी ने सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली से ही पूरा इंडिया कंट्रोल होना चाहिए। Instead, it was important to have another level of government in the state so that decision could be made for that particular area. इसीलिए क्या सोचा लोगों ने कि दिल्ली तो पूरे नेशन का इशू संभालेगा, बट हर एक स्टेट में उनका खुद का एक गवर्नमेंट होना चाहिए। While each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issue, और कुछ इशू में स्टेट के पास पावर होना चाहिए कि वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए, है ना। तो ऑटोनॉमी मतलब खुद का डिसीजन। The Constitution contains lists that details the issue that each tier of government can make laws on. So Constitution में कुछ लिस्ट होते हैं जो कि मतलब हर एक लेवल संभालता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, ये कौन संभालेगा, सेंटर संभालेगा। स्टेट लिस्ट, ये कौन संभालेगा, स्टेट गवर्नमेंट संभालेगा। अब यूनियन लिस्ट में सपोज आता है डिफेंस, है ना। अगर कोई भी अटैक होता है इंडिया में तो कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, है ना। स्टेट लिस्ट में आता है टैक्सेस, एजुकेशन, जैसे एजुकेशन तो दोनों लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट में भी आप लोग देखे होंगे CBSE सेंट्रल बोर्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट संभालता है। स्टेट बोर्ड भी होता है, गुजरात का अलग सा एक होता है तो वो GBSE होता है, वो गुजरात मतलब गवर्नमेंट संभालती है ना। उसके डिसीजन गुजरात गवर्नमेंट लेती है GBSE के, और CBSE के डिसीजन सेंट्रल लेती है। ओके, so in addition the constitution also specify where each tier of government can get the money from for the work that it does. constitution में फंडिंग को भी देखा जाता है कि सेंट्रल को कितना देना है, स्टेट को कैसे देना है, काम के हिसाब से। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारे कंट्री में सेंट्रल टॉप पे नहीं है ना, मतलब स्टेट सेंट्रल का सबऑर्डिनेट नहीं है। स्टेट के पास खुद के कुछ डिसीजन होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉ एंड पॉलिसी मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अभी हाल ही में आपको बता दे रहा हूँ, सेंट्रल में बोला गया था कि सारी जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो खोल सकते हैं, है ना। लाइक 26 अप्रैल वो डेट बोला गया था कि इसमें छोटी छोटी दुकानें खोल सकते हैं। बट वहाँ पे एक और चीज़ बोली गई थी कि सभी स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन हो तो, जैसे महाराष्ट्र में नहीं खोला गया, पुणे और मुंबई में छोटी छोटी दुकानें को नहीं खोला गया जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट से। सो कोरोना में ये कह दिया गया था, सेंट्रल ने क्या पास किया था कि सभी लोग छोटी मोटी दुकानें खोल सकते हैं अगर स्टेट की परमिशन हो। तो अब सेंट्रल ने पास किया ऑर्डर, स्टेट ने क्या किया, अपना कंडीशन देखते समय कुछ स्टेट ने खोल दिया दुकानें, कुछ स्टेट ने नहीं खोला, है ना। जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं वो स्टेट नहीं खोल रही है दुकानें, और जहाँ पे केसेस सॉल्व हो गए जैसे गोवा आप देख लो, तो गोवा में दुकानें
खोलने की फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है ताकि इकोनॉमी चलते रहे। ये सेंट्रल और स्टेट का मैंने एग्जांपल बता दिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, the different tier of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. Your class 7 book began with the story of Kanta who was standing in line to vote during an election. The Constitution of India guarantees universal adult franchise for all citizens. When they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. ये लाइन इम्पोर्टेंट है। इंडिया में हर एक इंडिविजुअल का रोल होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने के लिए। Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest an election. These representatives are accountable to the people. You'll read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. So, मैं आप लोग को बताता हूँ इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इधर जो गवर्नमेंट बनते हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे सपोज बीजेपी है ना, इस बार बीजेपी ने क्या किया है, गवर्नमेंट बनाई है जिसका हेड कौन है आप लोग सभी जानते होंगे, नरेंद्र मोदी है ना, हमारे पीएम साहब। अब जो नरेंद्र मोदी है ये कैसे इलेक्ट हुए, इन्हें 2019 इलेक्शन में ये जीते हैं। अब 2019 जब इलेक्शन हुआ था उसमें इंडिया के सारे लोगों को वोट करने की परमिशन मिली थी। लाइक इलेक्शन में तो वही होता है कि सब लोग वोट कर सकते हैं जो अबव 18 हो, है ना। सो यहाँ पे इंडिया में हर एक इंसान को जो अबव 18 है वो एक वोट दे सकता है और उस वोट की वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, हर एक वोट की वैल्यू क्या होती है, 1। इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। सो हम लोग अपना गवर्नमेंट इलेक्शन से चूज करते हैं एंड इंडिया में सभी लोगों के वोटों की वैल्यू कितनी है, 1। चाहे वो रिच या पुअर, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। इससे होता क्या है, इससे एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट बनता है सिटीजन्स के मन में। सेपरेशन ऑफ पावर, ये तीसरा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने 3 लेवल तो देख लिया था, पहले लेवल में क्या आता है, सेंट्रल, स्टेट और थर्ड टायर, है ना, पंचायती राज। अब हम लोग देखेंगे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पहला लेवल हम लोग ऐसे ऐसे बांट रहे थे, वो अभी हम लोग कैसे बांटेंगे, अभी हम लोग बांटेंगे हॉरिजॉन्टली, ऐसे, जैसे गवर्नमेंट, सो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पहला ऑर्गन क्या है, लेजिस्लेचर। इसमें कौन बैठते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिन लोग को हम लोग इलेक्ट करते हैं। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव। यहां से लाइन आप अंडरलाइन करना चालू कर दीजिएगा। इज a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब चालू करवाते हैं। लेजिस्लेचर में कौन बैठते हैं, हम लोग जो इलेक्शन से जिन को इलेक्ट करते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे एमपी बैठेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में बैठेंगे, है ना। ये लोग लॉ बनाते हैं, ये लोग लॉ, एग्जीक्यूटिव लोग लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं।
The judiciary, of which you will read more in unit 3 of this book, refer to the system of courts. Judiciary में कौन आता है? कोर्ट्स आते हैं अलग अलग, है ना. In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the constitution says that each of these organs should exercise different power. Through this, each organ act as a check on the other organ of government, and this ensures the balance of power between all three, है ना. अब ये सिस्टम आपको समझना होगा. 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के. पहला लेजिस्लेचर, जहाँ पे लॉ बनता है. सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा, है ना, लोकसभा. और स्टेट लेवल पे मैं बोलूँगा विधानसभा, विधान परिषद. एग्जीक्यूटिव सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होता है, स्टेट लेवल में गवर्नर और मतलब कुछ मिनिस्टर्स होते हैं. सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट और कुछ मिनिस्टर होते हैं. जुडिशियरी पे अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखोगे सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट लेवल पे देखोगे तो हाई कोर्ट होता है ना. सो सबका अलग अलग फंक्शन है. अब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं. 4th फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में. फंडामेंटल राइट 4th फीचर है. सो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं. द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड. पहला तो राइट टू इक्वालिटी है. आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ. All persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. Every person has access to all public places including playground, hotels, shops, etc. The state cannot discriminate against anyone in matters of employment, but there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. अब राइट टू इक्वालिटी में क्या होता है कि सभी लोग लॉ के मतलब सामने इक्वल है, चाहे वो कोई भी जेंडर के हो, कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी कास्ट के हो, है ना. सभी लोग इक्वल हैं. अभी रिसेंटली एक केस आया था कि लाइक गांव में एक लड़के को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, है ना. तो उसने क्या किया था, उसने केस कर दिया था. डिस्क्रिमिनेट मतलब उसको स्कूल में जाने नहीं दिया जा रहा था अनटचेबिलिटी के कारण, तो उसने केस कर दिया था. सो गवर्नमेंट ने उस स्कूल के अगेंस्ट एक्शन लिया था. राइट टू फ्रीडम. दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. So constitution में एक right to freedom भी mention है. freedom के हिसाब से हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं. हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, आप बोल सकते हो बट किसी और को हर्ट नहीं होना चाहिए. द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, हम लोग कहीं पे भी इंडिया के कोई भी पार्ट में जाके रह सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, इसकी हमें फ्रीडम है. ऐसा गवर्नमेंट ये नहीं बोलता कि आपको ज़रूरी है आर्मी में ही जाना है, ऐसा नहीं है. हम अपने प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस फॉलो कर सकते हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में 3rd फंडामेंटल राइट है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज. सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते ना. नॉर्मली इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह लोगों को स्लेव बना के लेके जाया जाता है ना. गांव से लोगों को लाया जाता है, यहाँ पे घर पे काम कराया जाता है. वो चीज़ नहीं करना है, मतलब वो लॉ के अगेंस्ट है ना. फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है. और आप क्या 14 साल, है ना, के नीचे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते. अगर सपोज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई छोटे से दुकान में आप एम्प्लॉयमेंट करा रहे हो और अगर मैं फाइल कर देता हूँ केस आपके अगेंस्ट, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो ये 4th फंडामेंटल राइट है, सभी लोगों को दिया जाता है. रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन. एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. इंडिया में सभी लोगों को आज़ादी है अपने रिलीजन चूज़ करने की.
जिसको हिंदू बनना है वो हिंदू बन सकता है, जिसको मुस्लिम बनना है वो मुस्लिम बन सकता है, जिसको सिख मतलब बनना है वो सिखिज़्म को फॉलो कर सकता है। सो अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, रिलीजन को बढ़ा सकते हैं, है ना। कोई उसमें अगर किसी को रोकेगा तो वो क्या कर सकता है, जुडिशरी की हेल्प लेके उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, वो जो जैसे माइनॉरिटीज़ मतलब हम लोग ले सकते हैं जैन और बुद्धिज़्म भी माइनॉरिटी है, ये सब क्रिश्चियंस मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में ही आते हैं। ये सब क्या कर सकते हैं, खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी सेटअप कर सकते हैं, है ना। होता है जैसे सेंट जेवियर स्कूल, दैट इज़ लाइक अ क्रिश्चियन बेस्ड स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ के मुस्लिम है। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दिस allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. अब सपोज अगर गवर्नमेंट ही कुछ गलत कर रहा है तो हम लोग क्या जुडिशरी के पास जा सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ही गलत कर रहा है, आप इसको सुधारो, है ना। नेक्स्ट अब इसमें देख लेते हैं, ये थे आपके फंडामेंटल राइट, है ना। 6 फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैव ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल कहते हैं इसको, है ना। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. So fundamental rights जब लोग इंडिया वाले लोग जब आज़ाद हो रहे थे तो वो ऐसा सोचे थे कि कुछ तो ऐसा हम लोग राइट्स बनाएंगे जिसका अगर वॉलेशन स्टेट करे तो लोग उसको स्टेट को चैलेंज कर सके, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the right of individual against the state as well as against other individual, है ना। सो ये चीज़ है, हम लोग चैलेंज कर सकते हैं स्टेट को और कोई भी इंडिविजुअल जो हमारे राइट को वायलेट कर रहा है। सपोज कोई मुझे कह रहा है कि आपको सालों साल चुप रहना पड़ेगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके अगेंस्ट कुछ केस कर दूंगा, तो ये मैं आप क्या कर रहे हो, मेरे राइट टू फ्रीडम को छीन रहे हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, है ना। कोई मुझे किसी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कोई मुझे अगर टीज कर रहा है तो मैं जाके वो भी कंप्लेन कर सकता हूँ, है ना। कोई मुझे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कन्वर्ट कर रहा है मेरे रिलीजन को तो भी जाके मैं केस कर सकता हूँ अगर मुझे पसंद नहीं है तो, है ना। Moreover, the various minorities community also express the need of the constitution to include rights that would protect their group. The constitution therefore also guarantees the right of minority against the majority. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. The first objective is that every citizen must be in position to claim those rights, and secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. तो फंडामेंटल को टू फोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि हर एक सिटीजन के पास ये राइट्स हों, है ना, चाहे वो कोई भी सिटीजन हो, मैन वुमेन सभी के पास राइट टू इक्वालिटी सभी के पास होगा, राइट टू फ्रीडम सभी के पास होगा। सो ये जितने भी 6 राइट्स हैं वो सभी के पास हो, पहला। सेकेंडली है ये जो राइट्स हैं, ये जो अथॉरिटी है जिनके पास लॉ बनाने का पावर है उनको भी बाइंड करके रखे कि वो किसी भी लोगों के साथ गलत ना करे, है ना। सो सेकंड इसका जो कहते हैं फंडामेंटल का ऑब्जेक्टिव ये है, पहला सभी को राइट मिले और दूसरा जो लॉ बना रहे हैं जो पावरफुल लोग हैं वो थोड़ा सा लिमिट हो जाए, है ना, किसी के साथ गलत ना करे। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी.
The section was designed by the member of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent India state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. So एक fill in the blanks आ जाएगा कि like क्या Constituent Assembly ने किया था to reduce the poverty of the masses. So इन लोगों ने क्या किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया था. इसमें है क्या, इसमें सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ना. फिफ्थ हम लोग पढ़ते हैं सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब आप लोग डे टू डे न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, आर्टिकल्स में. इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. सेकुलर कंट्री का मतलब क्या है? सेकुलर कंट्री का ये मतलब है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट मिलता है. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. अगर एक कंट्री में किसी एक रिलीजन को प्रमोट किया जाता है वो सेकुलर नहीं है. जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन सबको सेकुलर नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि वो इस्लाम को प्रमोट करते हैं. इंडिया सेकुलरिज्म कंट्री है क्योंकि इंडिया में सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है. You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. So constitution क्यों बनाया जाता है? ताकि लोग उसको फॉलो करें, जो पावर में है वो भी फॉलो करे, जो लॉ बना रहे हैं वो भी फॉलो करे. जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल अफेक्ट द गेम. अगर मैं कोई भी फुटबॉल के गेम में एक मतलब चेंज बना दूं कि सभी लोग हाथ से पकड़ के बॉल भाग सकते हैं, तो फुटबॉल हैंडबॉल हो जाएगा, है ना. तो ऐसे ही क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी अगर चेंज किया तो वो क्या पूरे कंट्री जो फॉलो कर रहे हैं उसमें चेंज ले आएगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन अमेंडेड ओवर द ईयर टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. We saw this in the case of Nepal and how it need to adopt a new constitution after it has recently become a democratic society. So Indian constitution में amendment आते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो ऐड होते हैं, है ना. कुछ आर्टिकल्स को हटा दिया जाता है क्योंकि चेंजेस सोसाइटी में आते रहते हैं. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, है ना. जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो चल रहा है वही. जैसे मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल बताऊं तो क्रिकेट में एक्चुअली क्या होता है, कुछ प्लेयर बैटिंग करेंगे, कुछ प्लेयर बॉलिंग करेंगे. तो अब रूल्स में चेंजेस आते रहते हैं, है ना. सुपर ओवर होगा, फ्री हिट होगा, ये सब चेंजेस आते रहे. पहले टेस्ट मैच होता था, टेस्ट मैच से वनडे हुआ 50 ओवर्स का, 50 के बाद 20-20 हुआ, 20-20 के बाद 10-10 होगा, फिर 5-5 होगा. ये चेंजेस आ सकते हैं. बट ऐसा नहीं बोलेगा कि क्रिकेट में बैटिंग करना छोड़ दो या बॉलिंग करना छोड़ दो. तो जो इसका स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल नेचर है, वो चेंज नहीं होगा. हाँ, अमेंडमेंट होते रहेंगे, मतलब रूल्स में चेंजेस आते रहेंगे. जैसे क्रिकेट में टेस्ट, ओडीआई और 20-20 ये सब हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि बैटिंग बॉलिंग नहीं होगा क्रिकेट में, तो क्रिकेट ही चेंज हो जाएगा. तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, ये सब अफेक्ट ना हो. अगर उसके बाद कोई चेंज करना है, अमेंड करना है, तो अमेंडमेंट होता है. The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book, as well as in your higher classes, you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantively what they mean. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फीचर्स जो हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट आइडियाज़, और इसको अभी लाइटली लीजिए, है ना. बाद में जैसे जैसे चैप्टर्स आप पढ़ते जाओगे आपको समझ आता जाएगा. तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म करते हैं, है ना. आज जो हम लोगों ने देखा कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पहला तो हमने देखा कि कैसे कैसे बना, क्या दिक्कतें आई, 300 लोगों ने बनाया. दिक्कतें ये आई कि बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन था, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे. फिर हमने ये देखा कि लाइक इंडिया पाकिस्तान का इशू भी चल रहा था. फिर हमने देखा कि फेडरलिज्म के की फीचर क्या है. सबसे पहले
सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर क्या है? पहला फेडरलिज्म, अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट रूल करती है, क्योंकि जितने कम एरिया को करेगी उतना अच्छा है ना। जैसे सेंट्रल इशू देखता है, स्टेट इशू, एंड देन थर्ड टायर रूरल और स्मॉलर अर्बन रीजन को देखता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मतलब हम लोग इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए लॉ बनाते हैं, तो इसमें हमारा भी रोल आ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में गवर्नमेंट बटा हुआ है। लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी कंसर्न सॉल्व करता है, कंसर्न एंड कॉन्फ्लिक्ट। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों को, है ना। अब इसमें 6 राइट्स आते हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। इन सब के बारे में पढ़ लिया था। सेकुलरिज्म मतलब एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हर एक कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है ना, किसी ऑफिशियल रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।